हेलो बच्चों, आज हम आपको त्रिभुज चैप्टर के थेल्स प्रमेय के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, चलिए थेल्स प्रमेय क्या है उसका स्टेटमेंट आपको पहले हम बता देते हैं। थेल्स प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। चलिए ऐसे हम तुमको बताते हैं चित्र बना के। अगर मान लीजिए ये आपका त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब क्वेश्चन है आपका कि इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है। तो कोई भी हम एक भुजा ले सकते हैं। आप ए बी के समांतर यहाँ कोई भुजा ड्रा कर सकते हो, खींच सकते हैं, या फिर बी सी के समांतर यहाँ कोई भुजा, या तो ए सी के समांतर यहाँ कोई भुजा हम खींच सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, त्रिभुज हमारा सीधा सीधा बना है, इसलिए हम बी सी के समांतर एक भुजा यहाँ पर खींचते हैं। इस तरीके से बी सी के समांतर एक भुजा मान लीजिए हो गया आपकी डी और ई, डी ई। यानी आपका हो गया कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यानी BC के समांतर कोई दूसरी भुजा यानी DE खींची गई है तो यह शेष दो भुजाओं को, शेष दो भुजा कौन सी बची, AB और AC। अब ये AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। समान अनुपात मतलब ये है कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो इस जब भी हमारी प्रमेय होती है उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमको क्या पता है, जो क्वेश्चन में बताया गया है, प्रमेय में क्या बताया गया है, जो वो लिख देते हैं। सबसे पहले क्या पता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया है या फिर ज्ञात है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया। दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में क्या है कि प्रमेय तुम्हारी क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची गई है तो इसमें क्या दिया गया है, एक भुजा यानी BC के समांतर क्या है, DE। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, DE BC के समांतर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, दूसरी हेडिंग आपकी रहेगी सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, अभी थेल्स प्रमेय आपकी क्या कहती है कि एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है तो इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कौन विभाजित करती है, जो भुजा खींची गई है। यानी ये हो जाएगा आपका AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। ये हमको प्रूव करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये प्रूव करना है। फिर इसके बाद अगली नंबर होती है, अगर त्रिभुज में हम कुछ अपने आप से कुछ उसमें बना देते हैं तो वो आपका रचना में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी हमको रचना करनी है कि यहाँ से E से AB पर एक हम परपेंडिकुलर यानी लंब खींच देंगे। तो ये चलिए आप एक लंब रेखा खींच देते हैं। मान लीजिए ये हो गई आपका L, और यहाँ D बिंदु से AC पर एक लंब हम खींच देंगे। ये मान लीजिए आपका हो गया M। ठीक है, और साथ में B को E से मिला देंगे। ऐसे B को E से मिलाएंगे और D को C से मिला देंगे। ये इतना हो गया आपका रचना में। तो रचना में हम लिखेंगे रचना करनी है। रचना में आपको करना है कि EL परपेंडिकुलर ऑन BC, यानी EL हमने जो परपेंडिकुलर किया, लंब खींचा किस पे, BC पे। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे EL लंब है, ये सिंबल आपका लंब का होता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे ना कि EL लंब AB खींचा, ऐसे नहीं, केवल आप EL लंब AB लिख दीजिए, AB खींचा। ये आपका पहले हो गया EL लंब AB खींचा, या एक साथ में लिख सकते हैं EL लंब AB। ये आप ऐसे कर लीजिए EL लंब AB, और दूसरा क्या है DM, कॉमा लगाइए, DM लंब हो जाएगा आपका AC खींचा। ये आपका पहली रचना हो गया। व दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, व
और हमने क्या किया है, DC और BE को मिलाया, व DC, BE को मिलाया। ये आपका हो गया रचना में। ठीक है, अब इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो आपकी होगी उपपत्ति। उपपत्ति में आपको क्या करना है, उपपत्ति। अब यहीं से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए पहले आपको हम टारगेट सेट करा देते हैं। भाई किसी क्वेश्चन को हम ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए कि सॉल्व क्या करना है और कहाँ से सॉल्व करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको सॉल्व क्या करना है कि AD बटे DB और AE बटे EC आ जाना चाहिए। तो पहले ये देखा जाए कि ये कहाँ से हमको मिल रहा है, तभी तो हम सॉल्व करेंगे, ऐसे तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखें हम, तो AD यानी एक त्रिभुज हमको मिल रहा है ADE में, जिसमें एक साइड हमको मिल जाएगी AD। फिर इसके बाद हमको फिर है AD बटे DB। अब DB कहाँ से मिलेगा, DB अगर देखा जाए तो ये वाला त्रिभुज भी आपका जो हमने मिलाया कंस्ट्रक्शन यानी रचना में, जो हमने B और E को मिलाया था, वहीं पे एक साइड आपको इसमें D और B मिल रही, तो त्रिभुज आपका बनेगा DBE में। DBE में आपको साइड B और D मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी एरिया निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सबको पता है या नहीं पता तो जान लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हम इस बार क्या करेंगे, त्रिभुज AD और E का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां हो जाएगा क्षेत्रफल, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एरिया, AR लिख देंगे, ये एरिया हो गया त्रिभुज ADE। ये आप लिखेंगे कि ADE का क्षेत्रफल हो गया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE इक्वल टू बराबर क्या होगा, 1/2 आधार। अब देखिए हमने A और B पर लंब जो खींचा था, तो जिस पे लंब खींची जाती है वही आपकी आधार भुजा होती है। तो आधार आपकी AB, लेकिन आपका त्रिभुज क्या बन रहा है, AD और E, तो यहाँ पे आधार आपको AD हो जाएगा। ठीक है, आपका आधार AD हो जाएगा। तो 1/2 आधार यानी AD और गुणे ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई क्या है, ये हमने जो है कंस्ट्रक्शन यानी रचना में लिखा था EL परपेंडिकुलर, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी E और L। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तथा दूसरी कंडीशन, तथा अब क्योंकि एक भुजा तो आपको मिल जाएगी AD, हमको दूसरी क्या चाहिए, DB भी चाहिए। तो ये त्रिभुज आपका कौन सा बनेगा, DEB में। दूसरी बात एरिया त्रिभुज DEB या DBE, कुछ भी रखा है, DEB कर देता है, DE और B। इसका अगर क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हम किसको मान रहे हैं, ये DB भुजा को आधार, तो ये आपका हो जाए 1/2 गुणे DB और गुणे ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई हम EL लिखेंगे। अब बात आ गई कि EL इसकी ऊंचाई कैसे हो सकती है, ऊंचाई तो त्रिभुज के अंदर होती है। लेकिन अगर आपका त्रिभुज इस तरीके से बना है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपका त्रिभुज बना हुआ है कोई, ये आपका त्रिभुज हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया। अगर हम इस त्रिभुज में यहां से ऊंचाई खींचे तो जाहिर सी बात ऊंचाई तो इस त्रिभुज के अंदर हो नहीं सकती है, ऊंचाई कहां पे आएगी, बाहर ही आएगी ना। वैसे ही इस त्रिभुज की ऊंचाई कहां जाएगी, बाहर जाएगी, ना कि त्रिभुज के अंदर आएगी। ऐसे भी कंडीशन में कभी कभी सारे त्रिभुजों में उनकी ऊंचाइयां त्रिभुज के अंदर नहीं होती हैं और ऊंचाइयां बाहर हो जाती हैं। तो इसकी ऊंचाई भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे लंब, तो इसका भी लंब EL ही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा E और L, ये आपका EL हो गया। अब हमको AD बटे DB चाहिए, तो हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात क्या होगा, अब यह हम लिखेंगे, अतः दूसरी कंडीशन में एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEB बराबर इसका क्षेत्रफल ऊपर 1/2 AD गुणे EL अपॉन 1/2 DB इंटू EL। ये हो गया। अब देखिए 1/2 से आपका 1/2 कट जाएगा, EL से आपका EL कट जाएगा, बचेगा क्या, एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज DEB
बी, ये हो गया बराबर। यहाँ क्या बचा आपका ए डी अपॉन डी बी। देखिए जो हमको चाहिए था ए डी बटे डी बी, तो हमने ए डी बटे डी बी को जो है बाहर निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको हम यहीं पे मान लेंगे, समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब दूसरी बार ए डी बटे डी बी तो आ गया है, ये बराबर होना चाहिए किसके, ए ई बटे ई सी के। अब हमको ए ई बटे ई सी भी लाना है, तो ए ई बटे ई सी कहाँ से आएगा, ये अगर देखा जाए तो त्रिभुज आपका वही है। देखिए यहाँ पर देखिए ए डी ई, त्रिभुज तो आपका ए डी ई हो गया, लेकिन इसमें अगर हमने अभी क्या किया था, आधार माना था ए बी को। अब हम इसी त्रिभुज में आधार अगर ए सी को मानेंगे तो यहाँ भी आपका डी एम परपेंडिकुलर खींचा गया है, यानी डी एम एक लंब खींचा गया है। तो हम फिर त्रिभुज ए ई और डी लिख दो या फिर ए डी ई लिख दो, दोनों एक ही बात है। चलिए इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। अब त्रिभुज हम क्या सॉल्व करेंगे, क्षेत्रफल ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर, यहां इस बार हमने पिछली बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था तो आधार लिया था ए बी, इस बार हमको आधार ए ई लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहां हमको प्रूव करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो यहां चलिए देखते हैं, तो ये हो जाए 1/2 गुणे आधार, इसका आधार क्या हो जाएगा ए ई, तो हो गया ए ई और गुणे इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस पर कौन सा लंब है डी और एम, तो हो गया डी और एम, ऐसे हो गया। इसी प्रकार दूसरी बार अगर देखें हमको ईसी चाहिए, तो इसी के लिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है डी ई सी या ई डी सी, तो ये त्रिभुज हम ले लेंगे। इसके बाद वह एरिया त्रिभुज कौन सा हो जाएगा ई डी सी, ये हो गया आपका ई डी और सी, ये त्रिभुज हमने ले लिया। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार, आधार हमने क्या बताया था, इस पूरी भुजा को आधार मानकर इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका आधार क्या हो जाएगा ई और सी, तो 1/2 ई सी और गुणे ऊंचाई, इसकी भी ऊंचाई वही हो जाएगी जो पहले वाले त्रिभुज में हमने तुमको बताया था, ये हो जाएगा आपका डी और एम, ये हो गया आपका डी एम। अब इनका भी अनुपात निकाल लेते हैं। अतः हम इसका अनुपात अगर निकालेंगे तो हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज ई डी सी बराबर 1/2 ए ई गुणे डी एम, ये हो गया पहली कंडीशन। इसको बटे में करेंगे, दूसरा लिखेंगे 1/2 ई सी गुणे डी एम, ये हो गया। अब इसमें भी देखिए 1/2 से 1/2 क्लियर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और डीएम से डीएम आपका कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज ई डी सी बराबर क्या बचेगा ए ई बटे ई सी, ये आ गया ए ई बटे ई सी। अब जो हमको चाहिए था, देखिए हमको क्या चाहिए था, ए डी बटे डी बी बराबर होना चाहिए ए ई बटे ई सी के, तो ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी आ गया है, ये चीज सबको पता होगा। अगर कोई दो समीकरण होते हैं, मान लीजिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ये समीकरण आपका 2 हो गया। तो अगर समीकरण 1 और 2 से हम सॉल्व करें तो ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी तो आपका बराबर है, ठीक है, जो हमको सॉल्व करना चाहिए वो तो आ गया। लेकिन बात कहां पे फंस जाती है कि एरिया त्रिभुज ए डी, एरिया त्रिभुज ए डी, चलिए ये भी आपका बराबर है एलएचएस में। नीचे आ जाए तो एरिया त्रिभुज डी ई बी और यहाँ पे त्रिभुज एरिया है ई डी सी, यानी ये दोनों अलग अलग हैं। अगर हम किसी तरीके से इनका क्षेत्रफल भी क्या कर दें, बराबर कर दें, क्या कर दें, बराबर कर दें, तो दोनों त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल बराबर हैं, यानी दोनों त्रिभुजों के एलएचएस साइड अगर आपके बराबर हैं, या कह सकते हो दोनों समीकरण के एलएचएस आपके बराबर हैं, तो आरएचएस भी आपके बराबर हो जाते हैं। तो हमको एलएचएस जो है बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं एलएचएस बराबर कहां से होंगे। अब तुमको एक चीज बता दें, कक्षा 9 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, या फिर नहीं पढ़े तो चलिए हम आपको पहले से आप बता दे रहे हैं क्या होता। अगर कभी दो समांतर रेखाएं खींची जाएं, क्या किया जाए,
दो समांतर रेखाएं। तो देखिए यहां सबसे पहले ही क्वेश्चन में बताया गया था, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यानी एक भुजा के समांतर, तो ये दिया हुआ है BC समांतर है DE के, ये बताया गया, यहां भी दिया भी गया था, तो हमने लिखा है DE समांतर है BC के, यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो बताना ये हमको क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बराबर कर देना है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर कैसे होंगे, ये दोनों भुजाएं समांतर, हम यहां बता रहे थे दोनों भुजाएं क्या है, समांतर हैं। तो प्रमेय यह है कि अगर किन्हीं दो भुजाओं के समांतर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। कब, जब दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, समांतर हो। तो हम कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहां पे हमको लिख देना है छोटी सी लाइन, इसको इक्वेशन सेकंड नहीं मानेंगे, बाद में इसको लिख देंगे, वो तो समझाने के लिए लिख दिया था, ठीक है। तो यहां हो जाएगा, चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम लिख देंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये क्लियर हो गया। तो यहां पर देखिए इन समांतर रेखाओं के बीच कौन से दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज हमने लिखा था DEB, ये देखिए त्रिभुज DEB। तो यहां देखो DEB, ये आपका पहला त्रिभुज हो गया DEB, तथा दूसरा त्रिभुज हमारा है EDC। अब EDC कौन सा है, ED और C। अब देखो ये दोनों त्रिभुज कहां पे बन रहे हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। कहां पे बन रहे हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। तो ये चलिए एक बात क्लियर होगी, दो समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं। और साथ में हमने एक चीज और लिखी है कि एक ही आधार पर, तो एक ही आधार मतलब ये होता है, जैसे हमने एक त्रिभुज बना दिया इस तरीके से, एक ही आधार मतलब ये एक आधार, मान लीजिए A और B हो गया, और नीचे एक इसी के समांतर लाइन खींच दें हम छोटी सी, मान लीजिए हो गया C और D। अब यहीं से आपके दो त्रिभुज बने, ऐसे एक त्रिभुज हो जाए और दूसरा एक ही आधार पर इसी को आधार मानकर इस तरीके से एक त्रिभुज और बन जाए। यानी आधार हमारी चेंज ना हो, आधार वही रहे। यहां देखो इसको आधार मानकर ये त्रिभुज आपका बनाया गया है और इसी को आधार मानकर ये त्रिभुज बनाया गया, इसी को एक में ही किया गया, जो ऊपर तुम्हारा बना ऐसे ही फिगर बना हुआ। चलिए देखो अब यहां पे देखो कैसे, अगर DE को ले लिया जाए आधार, क्योंकि DE आधार इसमें है, तो ये देखिए DE को आधार मानकर त्रिभुज आपका कौन सा बना, DEB, ये त्रिभुज हो गया तुम्हारा, और DE को आधार मानकर दूसरा कौन सा है, DE और C। तो देखिए एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, और कहां पे बन रहे हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच में। तो यहां पे इसी के अनुसार, चूंकि हमको पता है दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसमें, या इसको कह सकते हैं एरिया, इसी के आगे एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज। अब जहां पर
जहां पर त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल है उसकी जगह पे हम त्रिभुज EDB कर देंगे, क्योंकि इसी को तो हमको बराबर करना है कि इसका क्षेत्रफल, यानी ये आपका पहला वाला क्षेत्रफल था, ठीक है, और ये आपका दूसरा वाला, ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कंडीशन हमको दिखानी, तो हम जहां पर EDC है इसकी जब हम लिख देंगे एरिया त्रिभुज DEB, ये हो गया DEB, ये दोनों बराबर हो गए। इस प्रमेय से बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EC, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब जो हमको चाहिए था समीकरण 1 को देखा जाए एक बार, यहां लिखा आपका ये समीकरण 1 है, इसमें लिखा है एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEB, ठीक है, बराबर AD बटे DB के है। और दूसरा समीकरण जो आपका है उसमें लिखा है एरिया त्रिभुज ADE, तो पहले समीकरण से अगर तुलना करें तो यहां भी आपका लिखा है एरिया त्रिभुज ADE, और नीचे DEB है, यहां भी आपका त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल निकाला गया। तो अगर किन्हीं दो समीकरणों के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब देखो एक बार फिर से ऊपर क्वेश्चन में क्या है कि AD जो हमको सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब देखो यहां पर वही आ गया कि नहीं आ गया, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपकी प्रूव्ड हो गई, बस यही समीकरण। ये आपका जो प्रमेय है, थेल्स प्रमेय इसे कहते हैं, ये प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार बोर्ड में पूछी जाती है। अगर नहीं भी पूछी जाती है तो नॉलेज के लिए कुछ भी खराब नहीं होता है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और इसी प्रमेय से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे जो तुम्हारी एक्सरसाइज में हैं। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम का विलोम, ठीक है। ओके।